HOER 2005। इस वीडियो में हम HOER 2005 को देखेंगे, जो रेस्ट के बारे में, मतलब रेलवे एम्प्लॉय की रेस्ट के बारे में, कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे रेस्ट करेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो HOER मतलब आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको इसके नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। साकेनी। तो GSR 75 के नाम से ये सर्कुलर आया था। RB नंबर 131/2005। ये सर्कुलर है रेलवे मंत्रालय का, तो इसमें ये आया था। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 की धारा 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, ठीक है। तो ये अब देखिए, जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में, भारत का जैसे संविधान है तो उसमें आर्टिकल दे रखे हैं, वैसे ही ये रेल अधिनियम 1989, ये रेलवे मतलब भारतीय रेल का संविधान है। तो इसमें अलग अलग धाराएं दे रखी। तो 136 में धारा दे रखी है, तो उसमें जो रेलवे एम्प्लॉय होता है, रेलवे कर्मचारी होता है, तो जो रेलवे कर्मचारी होता है वो कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे रेस्ट करेगा, उसके बारे में दिया गया। और उसमें एक ये जो धारा है 136 सेक्शन 136, तो इसमें रेलवे मतलब रेलवे को शक्ति दे रखी है कि ये इसके संबंध में नियम बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। तो ये हो गया रेलवे का संविधान, रेल अधिनियम 1989। तो इसमें सभी इस अधिनियम में कैसे कार्य करना है, उसके बारे में, रेल कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी जानकारी दे रखी है। इसी से सभी, मतलब ये CBI है। जैसे भारतीय संविधान में अलग अलग आर्टिकल है, एक से 343 नहीं 375, पता नहीं कितने आर्टिकल है। जितने भी आर्टिकल है, इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल है रेल अधिनियम 1989 में, धाराएँ 100। तो उसमें जैसे इससे CBI निकल के आती है, इसमें CBI ED जो निकल के आती है। तो ये HOER इसका CBI समान है, मतलब ये इससे निकल के बना है। तो इसमें ये 2005 में आया था। तो इसमें सब कुछ डिसाइड हुआ था कि कर्मचारी कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे रेस्ट करेगा, उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इसका भाग फर्स्ट है, ये भाग फर्स्ट में रूल नंबर फर्स्ट, नियम फर्स्ट। तो इसमें नियम फर्स्ट में जनरली संक्षिप्त नाम बताया, प्रारंभ, लागू होना, इसके बारे में बताया। तो इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा रेल सेवक काम और आराम की अवधि के घंटे नियम 2005 है। तो इसका उपनियम, पहला उपनियम ये हो गया। दूसरा उपनियम, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की परिवर्तित होंगे। मतलब ये जो HOER आया था, HOER आया था 28 फरवरी 2005 को। तो इसी तारीख से लागू हो जाएगा। इससे पहले जो भी सर्कुलर थे वो निल एंड वॉइड मतलब वो समाप्त हो जाएंगे, वो निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। ये केवल उन रेल सेवकों के लिए लागू होंगे जिन्हें अधिनियम के अध्याय 14 लागू होता है। जो अध्याय 14 है अधिनियम, रेल अधिनियम 1989 है। ये आपने देखा होगा कि गेट पे एक बड़ा जो लेवल क्रॉसिंग होता है, जो फाटकें होती है, उनके ऊपर एक बड़ा सा वार्निंग दिया रहता है कि इसके तहत इतनी सज़ा, अगर आपने फाटक तोड़ी या कुछ भी किया। तो ये वही रेल अधिनियम है, रेल अधिनियम 1989। तो इसमें एक अध्याय है 14 में ये एक सेक्शन है 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ऐसे है 6-7 धाराएँ हैं अध्याय 14 में। तो वो जो जिन पे अध्याय 14 लागू होता है, उसी पे ये HOER भी लागू होगा, ठीक है। तो ये
HOAR लागू होगा। तो रूल नंबर 2 है इसमें परिभाषाएं। इसमें जैसे परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो मतलब इस HOAR में जगह जगह पे काफ़ी वर्ड यूज होंगे। जैसे अधिनियम यूज होगा तो उसको अपन को ये पढ़ना, रेल अधिनियम। जब वो बता रहा है कि अधिनियम, कहीं पे अधिनियम बता रहा है तो रेल अधिनियम 1989 होगा, रेलवे एक्ट 1989। तो ये समझना। पूर्ण रात्रि कहीं पर लिखा आ रहा फुल नाइट या पूर्ण रात्रि, तो अपन समझेंगे कि वो 10 बजे से 6 बजे तक होता है, मतलब 22 बजे से शाम, रात के 22 बजे से सुबह से 6 बजे तक होगा। ये समझना, पूर्ण रात्रि का मतलब ये होगा। लोगोन, अब लोगोन, यदि कहीं पे लोगोन लिखा आ रहा है, लोगोन, तो लोगोन से मतलब होता है कि कितने घंटे काम, मतलब मैक्सिमम कितने घंटे काम कर। जैसे एक आदमी है, कोई भी कर्मचारी है, वो सुबह आया तो वह सुबह से मैक्सिमम कितने घंटे तक काम कर सकता है, उससे ज़्यादा उससे काम नहीं करवाया जा सकता, तो उसको लोगोन बोलेंगे, मतलब श्रम प्रधान। अब देखिए जो HOAR में है, HOAR में रेलवे बोर्ड ने तीन या चार कह सकते हैं, अपन 4-5 भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के कर्मचारी होते हैं। पहला होता है श्रम प्रधान, ठीक है। दूसरा होता है निरंतर, ठीक है। और तीसरा होता है आवश्यक रूप से। और भी होते हैं एक्सक्लूडेड, मतलब जो इन तीनों में नहीं होता है। सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, रनिंग स्टाफ होता है, वो भी होता है, लेकिन उनके बारे में इसमें नहीं बताया गया, लेकिन ठीक है। तो श्रम प्रधान जैसे आता है तो उससे मैक्सिमम कितने घंटे काम करवा सकते हैं पर 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे से ऊपर नहीं करवाना चाहिए। निरंतर जो कंटिन्यूस होते हैं, दूसरा टाइप होता है कंटिन्यूस। जैसे कोई भी कर्मचारी होता है कंटिन्यूस होता है, तो उससे 10 घंटे से ऊपर काम नहीं करवा सकते अपन। और आवश्यक रूप से जो एसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं, जो गेटमैन होते हैं, वो होते हैं, इनसे 12 घंटे से ऊपर अपन ड्यूटी नहीं ले सकते, ठीक है। इतनी ही ड्यूटी लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया लोगोन, ठीक है। जैसे लोगों श्रम प्रधान जनरली 6 से 8 घंटे काम करता है, तो इससे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। निरंतर होता है, जो कंटिन्यूस होता है, वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन उससे 10 खींच के 10 घंटे काम में ले सकते, उससे अधिक उसके बाद उसको रेस्ट देनी ही पड़ेगी। और एसेंशियल इंटरमीडिएट होता है जो 12 घंटे काम करता है, तो उससे खींच के 12 घंटे ही अपन काम में ले सकते हैं, उससे अधिक अपन काम में नहीं लेते। जैसे फाटक वाले होते हैं 12 घंटे नहीं करते, लेकिन 8 घंटे होते हैं। ये भी एसेंशियल इंटरमीडिएट होता है, ये भी 8 घंटे करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जिसके तहत इनको 12 घंटे भी करवाए जाते हैं, तो खींच के इनको 12 घंटे काम करवा सकते हैं, उससे अधिक इनसे काम में नहीं लिया जा सकता। अगर उसको बोलते हैं लोगोन। जनरली लोगों नहीं करवाया जाता कि इससे अधिक काम नहीं करवाया जाता, ठीक है। वेतन की मामूली दर है, तो जो वेतन कैसे बनेगा इसमें HOAR में बताया गया है, ठीक है। तो वेतन की मामूली दर, ठीक है। तो भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द सेकंड, इंडियन रेलवे स्टेबलाइजमेंट कोड वॉल्यूम सेकंड के नियम 303 में, मूल नियम 9 में परिभाषित वेतन तथा इसमें परिचालन कर्मचारी वर्ग के मामले में पूर्वोक्त संहिता के नियम 1507 में परिभाषित मूल वेतन का 30% तक परिचालन भत्ता का वेतन घटक भी सम्मिलित है। मतलब परिचालन वेतन भी दिया जाएगा, मतलब रनिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। ये मतलब अपने काम का नहीं पूछा जाता, लेकिन 30% दिया जाता। अब ये जो 1507 पैरा है, ये 1303 है, ये या तो अपडेट है या फिर यही है, ये मालूम नहीं। ये इसके लिए अपन को IREC वॉल्यूम सेकंड, ये भी एक भारी सारी किताब है, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं तभी ये पता चलता है, ठीक है। महंगाई भत्ता दिया जाएगा, अतिरिक्त भत्ता, महंगाई वेतन यदि कोई हो, प्रतीकात्मक नगर भत्ता, ये सब दिए जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30% याद रखने लायक है, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं। अब गोपनीय हैसियत में नियोजित रेल सेवकों में निम्नलिखित सम्मिलित है, ठीक है। तो ये जो होंगे ये सब गोपनीय में होंगे, मतलब साइफर ऑपरेटर, पृथक गोपनीय कक्ष में प्रशासनिक कार्यालय अधिकारियों के साथ संबंध कार्य, आशुलिपक, स्टेनोग्राफर,
गोपनीय सहायक और निजी सहायक और अन्य कोई रेल सेवक जिसे रेलवे प्रमुख द्वारा मतलब गोप्य हैसियत दे रखी है। ठीक है, तो अभी अपन ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिभाषाओं में ये वेतन के मामूली दर पढ़ा, लोगों ने पूर्ण रात्रि अधिनियम ये पढ़ा, तो गोपनीय हैसियत में नियोजित रेल सेवकों को पढ़ा कौन कौन से। फिर ये पढ़ लिया, ये कहीं पे भी ये गोपनीय ये वर्ड आएगा तो इनके बारे में अपन को अपने आप दिमाग में आना चाहिए। फिर क्षेत्रीय श्रम आयोग में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत होंगे। तो RLC रीजनल लेबर कमिश्नर जो होगा वो अधिकारी होगा उसके अंदर। सड़क किनारे के स्टेशन से निम्नलिखित में से बिन अभिप्रेत है। महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन मतलब रोड साइड स्टेशन, कहीं पे भी आएगा लिखा हुआ रोड साइड स्टेशन, तो रोड साइड स्टेशन वो होगा। महत्वपूर्ण जंक्शन इनमें मतलब महत्वपूर्ण जंक्शन के अलावा कोई भी जंक्शन होगा वो रोड साइड स्टेशन होगा। मार्शलिंग यार्ड स्टेशन से अलावा कोई होगा वो रोड साइड स्टेशन होगा, मतलब सड़क किनारे के स्टेशन होंगे। और मुख्य टर्मिनल स्टेशन वो होगा जो इसके अलावा जो भी स्टेशन होगा वो सड़क के किनारे स्टेशन होगा, मतलब रोड साइड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रोड साइड स्टेशन। मतलब एक जगह ये काम आएगा रोड साइड स्टेशन, जो असेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं उनसे 12 घंटे काम करवाने रोड साइड स्टेशन पे करवाते हैं। तो ये एक जगह इसकी परिभाषा दे रहे हैं कि कौन सा स्टेशन रोड साइड स्टेशन होता है, मतलब मुख्य टर्मिनल के अलावा कोई स्टेशन होगा वो रोड स्टेशन होगा। और महत्वपूर्ण जंक्शन के अलावा मार्शलिंग यार्ड के अलावा कोई स्टेशन होगा वो रोड साइड स्टेशन होगा। जैसे बिन अभिप्रेत है, मतलब इसके अलावा। ठीक है, अब ये एक और वह स्टेशन जहाँ से नियमित रूप से गाड़ियाँ चलाई जाती है, इसके अलावा जो भी होगा वो रोड साइड को परिभाषित किया इसके अंदर। वह स्टेशन जहाँ पर मुख्य माल क्रय इसके अलावा कार्यबल के आधार पर स्वीकृत उच्चतर रैंक पर्यवेक्षण माल क्रय के अधीन एक माल कार्यालय की व्यवस्था की गई हो, परंतु रेल प्रशासन ये है। रोस्टर, अब कहीं पे भी रोस्टर लिखा आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। रोस्टर से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो अन्य ब्यूरो के अलावा प्रतिदिन एक रेल सेवक के ड्यूटी पर उपस्थित होने की संभावित घंटे, उसमें कितने घंटे ड्यूटी करेगा प्रतिदिन। रोस्टर कैसा, रोस्टर सभी जानते ही होंगे, साप्ताहिक विश्राम कब होगा, ये होता है। परिचालन, अब इस रनिंग स्टाफ को परिभाषित किया। परिचालन कर्मचारी वृंद से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो भारतीय रेल के स्थापना कोड IRC खंड द्वितीय नियम में इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, जो IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड द्वितीय संघ 1990 में जो दे रखा रनिंग स्टाफ, उसको वहाँ पे परिभाषित किया गया। तो धारा को परिभाषित किया, मतलब धारा से अधिनियम की धारा विपरीत, मतलब अधिनियम मतलब रेलवे एक्ट 1989, मतलब रेल अधिनियम 1989 में जो धाराएँ होती है उसको बोलेंगे। अब सॉर्ट ऑफ, ठीक है, अब लॉग ऑन कर दिया। अब एक और मतलब सॉर्ट ऑफ होता है, मतलब लॉग ऑन में तो बताता है कि खींच के कितनी ड्यूटी ले सकते हैं। सॉर्ट ऑफ में बताता है कि दो ड्यूटियों के मध्य कितना उसको विश्राम चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको सॉर्ट ऑफ बता रखा। जैसे इंटेंसिव कर्मचारी होते, श्रम प्रदान, मैंने पहले ही बताया कि 3 टाइप के कर्मचारी होते हैं, इंटेंसिव, कंटिन्यूस और एसेंशियल इंटरमीडिएट। मतलब श्रम प्रदान और निरंतर और अनिवार्य रूप से। ठीक है, रुक कर नहीं, मतलब हाँ, अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो श्रम प्रदान जो कर्मचारी होता है उसका जनरली 6 से 8 घंटे का रोस्टर होता है। जनरली 6 ही मानते हैं श्रम प्रदान, ज़्यादातर 6 होता है। तो 6 घंटे काम कराया उससे, मतलब एक दिन में 6 घंटे काम कराया, तो उसके बीच में उसको 12 घंटे का रेस्ट मिलना, अगली ड्यूटी लगाने से पहले उसको 12 घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी। मतलब अगर ज़रूरी नहीं होगा तो वो सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, ये नियम के विरुद्ध होगा। ठीक है, कंटिन्यू निरंतर जो कर्मचारी है तो उसको 8 घंटे अपन ड्यूटी लेते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करवाए, फिर उसको 10 घंटे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। HOER में ये दिया हुआ। ठीक है, इसकी पालना करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उससे 8 घंटे ड्यूटी लेंगे अपन।
और जो असेंशियल इससे ज़्यादा भी रेस्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इतना 10 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी की 16 घंटे का रेस्ट होता है। फिर मतलब अगर मतलब उसको बुलाए ना ये, तो कम से कम 10 घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। एसेंशियल इंटरमीडिएट होता है जो उसको 12 घंटे की ड्यूटी करवाए, फिर 8 घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी, उसके बाद उसको अगली ड्यूटी पर बुला सकते हैं। पर मिनिमम है ये 8 घंटे का रेस्ट देगा, तो नहीं तो शॉर्ट ऑफ हो जाए, मतलब वो इस रेस्ट से शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ऑफ को परिभाषित कर दिए। अब जैसे जैसे ये जो गेटमैन होता है, इनको 12-12 घंटे की ड्यूटी, तो इनको कभी भी मतलब बीच में नहीं बुलाया जाता कि 2 घंटे की रेस्ट दी वापस बुला ली, ऐसा कभी नहीं होता है। और कोई भी कर्मचारी उसको ऐसे नहीं कि 1 घंटे की रेस्ट दी फिर वापस अगली ड्यूटी लगा दी 8 घंटे की, ऐसा नहीं होता है। जो एक्सक्लूडेड कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, अब होता है विभाजित ड्यूटी, स्प्लिट ड्यूटी। ठीक है, तो जो इसमें दिया हुआ 12 घंटे मतलब 6 घंटे की ड्यूटी रोस्टम 12 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 6 या 8 घंटे की मिस्त्री ड्यूटी रोस्टम 14 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ये दो मतलब श्रम प्रदान में 2 टाइप का दे दिया। अगर श्रम प्रदान में उसकी 6 और 8 घंटे मिस्त्री, कभी 6 घंटे ड्यूटी लग रही है, कभी 8 घंटे लग रही है, तो उसको 14 घंटे का मिनिमम रेस्ट देना पड़ेगा। निरंतर जो कर्मचारी है, कंटिन्यूस कर्मचारी, उनको 10 घंटे का विश्राम देना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एसेंशियल इंटरमीडिएट में ज़्यादातर 12 घंटे वाली ड्यूटी, गेटमैन, चौकीदार, ये टाइप के आदमी होते हैं। कंटिन्यूस में लगभग सभी कर्मचारी होते हैं। इंटेंसिव में कंट्रोल में जो कार्य करते हैं, कंट्रोल में वो ज़्यादातर इंटेंसिव में आता है, श्रम प्रदान में आता है। ठीक है, विभाजित ड्यूटी, स्प्लिट ड्यूटी मतलब टुकड़ों में ड्यूटी करवाते हैं। में कार्य की अति आवश्यकता के अनुसार आधा या उससे अधिक घंटे से प्रत्येक मध्यवर्ती विश्राम के साथ 2 या 2 से अधिक अवधियों में ड्यूटी अभिप्रेत है। और जब कर्मचारी अपने ड्यूटी के स्थान को छोड़ने के लिए स्वतंत्र और विभाजन ड्यूटी के प्रयोजनार्थ विश्राम और भोजन के लिए अंतर्गत व्यवधान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई बुकिंग क्लर्क है, तो बुकिंग क्लर्क है, तो जैसे किसी स्टेशन पे बुकिंग क्लर्क लगा रखा है, तो वहाँ पे जैसे 4 ही गाड़ी आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक गाड़ी आई 8 बजे, तो वो बुकिंग क्लर्क आ गया, उसने टिकट काटे, गाड़ी निकल गई, उसके बाद गाड़ी आ रही 12 बजे, तो ये फिर आ रही है 16 बजे और फिर आ रही है 22 बजे, तो ये स्प्लिट ड्यूटी हो गई। मतलब वो उसने गाड़ी निकाली, उसके बाद वो वापस अपने उनके क्वार्टर वही बने रहते हैं स्टेशन पे, तो वो वापस अपने क्वार्टर चला गया। फिर वापस 12 बजे आया, तो उसने टिकट काटे, फिर वो ट्रेन निकल गई, फिर वापस ये रेस्ट किया। तो इसको ऐसी ड्यूटी को स्प्लिट ड्यूटी करते हैं। तो इसमें ये अपने स्थान को यहाँ से छोड़ सकता है। ठीक है, कम से कम 2 या 2 से अधिक अवधियों में ड्यूटी होनी चाहिए। अगर एक है तो ये स्प्लिट ड्यूटी नहीं है, कम से कम 2 या 2 से अधिक, 3 भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हो जाएगा धारा 130 की उपधारा 6 में यथा प्रयुक्त अविरत ध्यान में मानसिक प्रयास का तात्पर्य, मतलब इसमें जो श्रम प्रधान है, जो धारा 130 की उपधारा 6 में जो मतलब रेल अधिनियम है, रेल अधिनियम की धारा 130 की उपधारा 6 है। इसके लिए आपको रेल अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा है रेल अधिनियम भी। रेल अधिनियम में भी बहुत सारी धाराएं हैं। उसकी धारा 130 में जो 6 उपधारा है, तो उसमें उसको श्रम प्रधान में अविरत ध्यान दे रखा है, मतलब श्रम प्रधान को डिफाइन किया अच्छी तरीके से। यहाँ इसमें HOER में अच्छी तरीके से उसको डिफाइनिंग किया। इस रेल अधिनियम 1989 में उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो अब ये अविरत ध्यान में मानसिक प्रयास का तात्पर्य स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि उसको रेस्ट मतलब जैसे इसको पढ़ ही लेते हैं अपन। कांटे को स्थिर करने के बाद गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे पॉइंट्समैन को अविरत ध्यान देना आवश्यक है। मतलब अगर अब जैसे उसने तो पॉइंट बना दिया, पॉइंट्समैन ने, कांटा मतलब पॉइंट बना दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी ड्यूटी ऑफ हो। अब वो पूरी तरह से गाड़ी का ध्यान रखेगा कब गाड़ी आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रेस्ट मिल गया। ये स्पष्टीकरण दे रहा अविरत ध्यान में, मतलब
कंटिन्यूस, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं अपन। अविरत ध्यान मतलब सस्टेन अटेंशन। तो उसको इसी तरह एक स्टेशन मास्टर या एक सहायक स्टेशन को पिछले स्टेशन के लिए, अब जैसे उस पिछले स्टेशन से लाइन क्लियर दे दी, तो अब जब तक वो ट्रेन आएगी उसको अविरत ध्यान देना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी आई या नहीं आई पैनल पैनल पे। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो उसने गाड़ी ले ली और उसके बाद उसका रेस्ट पीरियड चालू है, मतलब उसको अपन उस टाइम को अपन उसको रेस्ट मान सकते हैं, ऐसा नहीं उसे ऐसा नहीं मानना जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नियमों में इस्तेमाल किए गए अन्य सभी शब्द व अभिव्यक्तियाँ, मतलब इन चीज़ों को इन्होंने परिभाषित कर दिया, इतनी चीज़ें जो ये सब को विभाजन, ड्यूटी, शॉर्ट ऑफ, धाराएँ, इनके अलावा अगर कोई वर्ड है जो इन्होंने डिफाइन नहीं किया और उसका मतलब अगर जानना है तो भारतीय रेल स्थापना कोड या एक्ट में क्रमशः सौंपा गया, उसमें जो मतलब होता है वही यहाँ पे मतलब होता है, मतलब इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट कोड में और एक्ट में, रेल अधिनियम 1989 एक्ट में। ठीक है, तो ये भाग HOER का भाग फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड देखेंगे अपन। ओके।